हेलो व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा वो 11th केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट, नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और लेक्चर नंबर 6। हम लोग जिस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेटा जी 5 है। आउट ऑफ दिस 5 हम 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। तो आज हम क्या कर रहे हैं बेटा जी, जो फोर्थ लॉ है हमारे पास उसको डिस्कस करेंगे एंड दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 5 लॉ थे उसमें कहीं ना कहीं हमारा एक लॉ है और यू कैन से हमारे शेड्यूल के हिसाब से फोर्थ लॉ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये जो लॉ है बेटा जी, दिस लॉ इज गिवन बाय द साइंटिस्ट रिचर इन 1792। ठीक है, एक बार इसकी डेफिनेशन समझने से पहले ना मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं, तब ज्यादा क्लियर होगा आपको। देखिए बेसिकली क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास 2 एलिमेंट, कोई भी 2 एलिमेंट हम कंसीडर कर सकते हैं। मान के चलते चलिए एग्जांपल लेके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड द एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये 2 एलिमेंट है, दे कंबाइन सेपरेटली विद अ थर्ड एलिमेंट, यानी कि अलग अलग ये क्या कर रहे हैं, किसी तीसरे एलिमेंट से कंबाइन कर रहे हैं। और मान लीजिए वो एलिमेंट है हमारा कार्बन। ठीक है, हमारे मेन एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये सेपरेटली क्या कर रहे हैं बेटा जी, किसी थर्ड एलिमेंट के साथ डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज रिएक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कार्बन। तो ये लॉ क्या कहता है ये समझिए, कहता है जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे। अब देखिए एग्जांपल के थ्रू, अब मान लीजिए यहां से जो कंपाउंड बनेगा, फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं कि भाई मीथेन बन रहा है, बन सकता है मीथेन। सी और O2 से क्या बन सकता है बेटा जी, CO2 बन सकता है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन सकता है, H2O बन सकता है। ठीक है, ये बात आ रही है आपको समझ में। तो इन्होंने क्या किया, H ने C से कंबाइन किया, O ने C से कंबाइन किया, और इन दोनों ने आपस में कंबाइन करके कुछ कंपाउंड्स बनाए। तो ये लॉ ये कहता है कि यहां से हम एक बार इनकी रेशियो निकाल लेते हैं। अब देखिए कार्बन कितना होगा मीथेन में, दैट इज 12, और हाइड्रोजन कितना होगा बेटा जी 4। मास की बात कर रहे हैं ना, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो जाएगा। अगर यहां मैं बात करूं बेटा जी, कार्बन तो यहां भी 12 है, लेकिन ऑक्सीजन का मास कितना 16, और 2 ऑक्सीजन है तो 30। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां जो हाइड्रोजन है इस कार्बन के कितने मास से इंटरेक्ट कर रहा है, 12 से, और ऑक्सीजन कितने से कर रहा है, 12 से। तो C यानी कि आपके पास कार्बन का मास तो फिक्स है। तो हम क्या करते हैं बेटा जी, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास है इसको यहां नोट डाउन कर लेते हैं कि भाई ये क्या है। ठीक है, यहां से 4 उतार लिया, किसके लिए हम लोगों ने, हाइड्रोजन के लिए बेटा जी, और यहां से 32 ये आ गया। तो ये लॉ ये कहता है बेटा कि अगर हम अब इस थर्ड कंपाउंड की रेशियो निकालेंगे, मैं आपको पूरी स्टेटमेंट भी समझाऊंगा, तो वो या तो एग्जैक्टली सेम आएगी यानी कि यही आएगी, या फिर इसी का कोई सिंपल मल्टीपल का रेशियो आएगा। तो हम लोग देखते हैं, अगर हम इसकी रेशियो निकालें बेटा, इसमें हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 16। ठीक है, तो क्या आ गया यहां पे अगर हम रेशियो देखें तो, यानी वाटर में हमारी रेशियो कितनी आ रही है 2:16। इनके हिसाब से हमारी रेशियो क्या आनी चाहिए थी 4:16। तो ये क्या है, ये एक सिंपल मल्टीपल है 2 का। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करें तो ये भी क्या आ जाएगा 1:8, और ये भी क्या आ जाएगा 1:8। तो ये ला यही समझाना चाह रहा है बेटा। ठीक है, अब स्टेटमेंट समझिए, when 2 elements combine separately with a fixed mass of third element, fixed mass का मतलब हमने यहां पे उसका मास 12 कंसीडर कर लिया, and if they combine with each other, अगर वो फिर आपस में भी कंबाइन करें तो उनके जो कंबाइन करने की रेशियो होगी
या तो ये वही रेशियो होगी जिसमें वो उस तीसरे कंपाउंड से रिएक्ट कर रहे हैं, देखिए 4 और 32, या तो यही रेशियो आएगी या इसी रेशियो का कोई सिंपल मल्टीपल आएगा। तो अब यहां एग्जैक्टली सेम रेशियो तो नहीं आई, लेकिन इसी रेशियो का एक सिंपल मल्टीपल आ गया हमारे पास 2:16। तो दिस इज कॉल्ड योर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। कुछ बात आई है समझ में? दोबारा देख लीजिए, कोई भी दो एलिमेंट कंसीडर किए बेटा जी, फिर उन्होंने सेपरेटली किसी थर्ड एलिमेंट से रिएक्ट किया, वो एलिमेंट मान लीजिए सी है। अब इन सबका मास एक तरीके से हम लोगों ने निकाल लिया। फॉर एग्जांपल ये मिलके मीथेन बना रहे, सी और ओ मिलके CO2 बना रहे, H और O मिलके H2O बना रहे। तो मीथेन में मास का रेशियो क्या होगा? कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का मास 1 है तो 4, यानी कि 12:4 का रेशियो। और यहां क्या होगा बेटा जी? 12:32 का रेशियो। अब कार्बन का मास फिक्स हो गया, इस केस में ऑलरेडी फिक्स नहीं होता तो हमें करना पड़ता। तो हमने क्या किया, ये जो हाइड्रोजन का मास है और जो ऑक्सीजन का मास है ये यहां रख लिया, ठीक है, 4:32। तो ये ला ये कहता है कि अगर ये दोनों कंबाइन करेंगे और कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी, तो वो या तो एग्जैक्टली ये रेशियो आएगी उनके बीच में बेटा जी, या इसी का कोई सिंपल मल्टीपल रेशियो आएगी। तो हमने क्या किया, चेक करने के लिए इनकी रेशियो निकाली, दैट इज 2:16। 2:16 देखिए, अब ये क्या है, इसके 2 की मल्टीपल ही तो है। समझ पा रहे ना बात को? मैं चेंज कर देता हूं, मान लीजिए हम H2O की जगह H2O2 ले ले बेटा जी, ठीक है। हम लोग पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि पता चले। वी विल डिस्कस विद H2O2। भाई ये भी तो कंबाइन करके बन सकता है। अब H2O2 में देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है आपके पास, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बेटा जी? 32 हो जाएगा। जबकि लॉ के हिसाब से हमारी रेशियो क्या आनी चाहिए थी बेटा? इट शुड बी 4:32, जो ट्रायंगल में एक तरीके से हमें मिली थी 4 और 32। अब ये क्या है, सेम तो नहीं आ रही है, लेकिन ये सेम है और ये इसका सिंपल मल्टीपल है। समझ पा रहे हैं? या तो सेम आ जाए या सिंपल मल्टीपल आ जाए तो ये लॉ हमारा प्रूफ। बट एक बार इसकी हम डेफिनेशन नोट डाउन करते हैं बेटा। तो देखिए, द रेशियो ऑफ मासेस, द रेशियो ऑफ मासेस of two elements A and B, the ratio of masses of two elements A and B which combine separately, which combine separately with a third element C, with a third element C, ठीक है जी, with a third element C having a fixed mass, with a fixed mass, यानी कि C का मास क्या होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए। हम C के मास की बात कर रहे हैं, फिक्स्ड मास, then the ratio in which A and B combine with each other, either it will be the same or simple multiply of that ratio in which they combine with C, देखिए हो सकता है आपको लगे कि डेफिनेशन थोड़ी सी लंबी है, लेकिन एक्चुअल में समझने वाली डेफिनेशन है। दोबारा समझिए क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। कह रहे थे रेशियो ऑफ टू एलिमेंट्स, मान लीजिए A और B है बेटा, ये दो एलिमेंट है, ठीक है। अब ये इनकी रेशियो की बात हो रही है कि भाई इनकी रेशियो क्या होगी, ये डिस्कस चल रहा है, ठीक है। अब कहते हैं कि ये अगर किसी थर्ड एलिमेंट C से इंटरेक्ट करें, इफ दे इंटरेक्ट विद C, और हम C का जो मास है वो ले लें फिक्स। अब कुछ मास इसका भी होगा, मान लीजिए X, जब ये इसके साथ कंपाउंड बनाएगा, और जब B C के साथ बनाएगा इसका भी कुछ मास होगा Y। तो कहता है जो X और Y है, ये जो रेशियो है इसको लिखिए,
फिर ए और बी जो कंपाउंड बना रहे हैं उसमें भी इनका मास होगा। मान लीजिए ए हो गया और बी का मास मान लीजिए बी हो गया, तो फिर ये भी लिख लो। अब ये कहता है कि या तो ये हमेशा दोनों इक्वल होंगे या ये एक दूसरे का सिंपल मल्टीपल होंगे, ये वो कहना चाह रहा है। मुझे पता है बेटा जी, जब बहुत पहले मैंने कभी 11th की थी और जब ये ला समझा था तो मुझे लगा था कि यार क्या बकवास है यार, सच बता रहा हूं लिटरली, मतलब मुझे लगा था कि यार ये कोई केमिस्ट्री क्या पता नहीं क्या क्या कह रहे। लेकिन धीरे धीरे समझिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर से एक बार आपको बता रहा हूं, अगर कोई दो एलिमेंट हैं ए और बी, ठीक है, ये किसी तीसरे एलिमेंट मान लीजिए आपके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, आप थर्ड एलिमेंट अपने आप को कंसिडर कीजिए। अब ये जो रेड मार्कर है ये आपके साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड बनाएगा, कुछ भी हो सकता है, ये भी आपके साथ रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड बनाएगा। अब हम क्या मान के चलेंगे कि आपका मास है फिक्स, इसका कुछ ना कुछ मास आएगा। कोई भी कंपाउंड बनता है ना बेटा, तो दोनों एलिमेंट का कोई ना कोई मास होता है। तो अगर आपका फिक्स है तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा। ऐसे ही जब ये आपके साथ जुड़ेगा तो भी कुछ ना कुछ मास होगा। तो वो दोनों मास उठा के रख लो, जो भी आ रहे हैं वो रख लो। और फिर जब ये दोनों रिएक्ट करके जो भी कंपाउंड बनाए, जो भी, उसकी भी रेशो ले लो मास की, तो या तो वो सेम होंगी या मल्टीपल होंगी, 2 का मल्टीपल होगा, 3 का, कुछ ना कुछ ऐसा मल्टीपल होगा। यही होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, सॉरी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इस एग्जांपल से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी। एक काम करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं और फिर देखते हैं कि भाई कैसे क्लैरिफाई होता है कि नहीं होता है। चलिए अब मान लीजिए मैं ले रहा हूं हाइड्रोजन, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन, और थर्ड एलिमेंट मैं कंसीडर कर रहा हूं बेटा जी सल्फर। ध्यान से देखते हैं, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं, लेकिन सेपरेटली सल्फर से भी कंबाइन कर रहे हैं। अभी जब ये हाइड्रोजन सल्फर से कंबाइन कर रहा है तो बना रहा है बेटा जी H2S। कोई भी कंपाउंड आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। जब सल्फर ऑक्सीजन से कर रहा है बेटा जी, ये बना रहा है SO2, और जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं ये बना रहे हैं H2O। देखिए, व्हेन एलिमेंट A एंड B रिएक्ट विद एलिमेंट C सेपरेटली, अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। अब इनके मासेस की रेशो निकालनी है। रेशो कैसे? हाइड्रोजन का मास 2 और सल्फर का 32। यहां क्या होगा समझिए, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का भी 32। अब देखिए यहां सल्फर का मास कितना है, H2S के केस में देखिए सल्फर का मास 32, यहां कितना है सल्फर का मास 32। अब फिक्स हो गया। When they react with the fixed mass of C, तो हमने दोनों का मास क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो अब जो बची हुई रेशियो है वो यहां लिख लो आप, 2:32, ये हाइड्रोजन का और ये ऑक्सीजन। तो इसको एक बार इंसर्कल कर लो। अब क्या करो, H2O की रेशियो फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ये रेशियो आएगी बेटा जी 2:16, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का 2, सल्फर। अब ये देखिए, अब ये ठीक है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन एक सिंपल मल्टीपल तो है। जरूरी नहीं दोनों का मल्टीपल हो, किसी एक का मल्टीपल। ये 2:2 हो सकता है, ये 1632 हो सकता है, 1648 हो सकता है, 1664 हो सकता है, लेकिन मल्टीपल में होगा। तो ये जो है ये हमारा इस लॉ को जस्टिफाई करता है कि when two elements separately combine with a fixed mass, मतलब कि 32 मास ऑफ सल्फर, their रेशियो, जो भी उनकी रेशियो है, जैसे हाइड्रोजन की यहां 2 है, ऑक्सीजन की यहां 32 है, आप इसको नोट डाउन कर लो और फिर उन दोनों को कंबाइन करके कोई प्रोडक्ट बनाओ और फिर उसकी रेशियो निकालो। अब ये जो 2 रेशियो होगी, एक यहां से आई और एक यहां से आई, या तो ये सेम होगी या सिंपल मल्टीपल ऑफ दिस रेशियो होगी। दिस इज कॉल्ड लॉ। तो चलिए बेटा एक एग्जांपल और देखते हैं इसी केस में। मान लीजिए हमारे पास एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, और इस बार हम इसको नाइट्रोजन से रिएक्ट करवा रहे हैं। मान लीजिए नाइट्रोजन विल बी C, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका मान लीजिए कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अभी ये क्या बनाएगा, मान लीजिए इसने बना दिया NO2, इसने बना दिया NH3 और इसने बना दिया H2। तो अब देखते हैं इनका मास का रेशियो। अभी नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन 2 है बेटा जी, तो इट विल बी 32, ठीक है। यहां नाइट्रोजन का मास 14 और हाइड्रोजन विल बी 3, तो नाइट्रोजन का मास फिक्स है हमारे पास, तो हाइड्रोजन का मास यहां से ले आइए और ऑक्सीजन का मास यहां से ले आइए। तो ये हमारी रेशियो होनी चाहिए जब ये कंबाइन हो, या फिर कुछ ऐसी जो इन्हीं वैल्यूज का मल्टीपल, ठीक है। तो देखते हैं अब H2O के केस में क्या आएगा बेटा जी, अगर हम देखें
तो जो हमारी रेशियो आएगी दैट इज 2:16 और यू कैन से 1:8। तो अब देखिए क्या है, या तो ये सिंपल मल्टीपल्स है 1:8 लेके चल रहे हैं और शॉर्ट फॉर्म आ जाएगी 1:8 मास का रेशियो। तो अब क्या है, सिंपल मल्टीपल है 3 का और 4 का, या तो सेम हो या सिंपल मल्टीपल हो, बस ये ध्यान रखना। इस का लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। आई है बात समझ में? ये ऐसे लॉ है बेटा जी जिनकी खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप समझ में आने शुरू हो जाएंगे और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन इन पे नहीं आते हैं। ठीक है, तो चलिए एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं बेटा इस क्वेश्चन पे ना। एक स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखी है, वो देखिए क्या कहती है स्टेटमेंट। कहता है मेरे पास 3 एलिमेंट हैं और वो 3 एलिमेंट ये क्या क्या दे रहा है बेटा जी, एक तो दे रहा है CO2, एक दे रहा है कार्बन डाइसल्फाइड और एक दे रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। ये 3 एलिमेंट हमें दे रहा है, यानी कि अलग अलग कॉम्बिनेशन वो बना रहा है। कह रहा है जो कार्बन की परसेंटेज है, यहां इसके अंदर कार्बन की जो परसेंटेज है उसकी वैल्यू हमें दी गई है 27.27% बेटा, ये हमें परसेंटेज दी गई है। और यू कैन से इसके अंदर जो कार्बन की परसेंटेज है वो है 15.79 और इसके अंदर उन्होंने सल्फर की परसेंटेज दी है 50%। ये हमारे पास परसेंटेज, ठीक है। CO2 में कार्बन की परसेंटेज, CS2 में कार्बन की परसेंटेज और SO2 में सल्फर की परसेंटेज। और कहा है कि प्रूव कीजिए ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को जस्टिफाई करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमें C की परसेंटेज पता है, O की परसेंटेज निकाल लेते हैं। अब 27.27 है बेटा, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो आपका वैल्यू आ रहा है दैट इज 72.73% आ जाएगा। और यहां जो वैल्यू आ रहा है दैट इज अप्रोक्स 84.21 समथिंग के करीब आ रहा होगा। ठीक है, ये कुछ आपका वैल्यूज है। मैंने क्या किया, 100 में से सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया है एक बार। और यहां ऑक्सीजन कितना होगा, 50% होगा, क्योंकि सल्फर 50 है। तो अब बना लेते हैं बेटा जी सिस्टम, सल्फर कार्बन ऑक्सीजन SO2 CO2 CS2। तो अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में क्या रेशियो है हमारे पास, 27.27:72.73। ये कार्बन का रेशियो है बेटा जी, ये ऑक्सीजन का रेशियो। ठीक है, और कार्बन डाइसल्फाइड में हमारी रेशियो क्या है, 5.79:84.21 और सल्फर का क्या है 50:50। तो इस बार हम क्या करते हैं बेटा जी, यहां देखिए कार्बन का यहां कितना है वैल्यू 15.79 और यहां कितना है 27.27। तो समझिएगा अगर 15.79 कार्बन है हमारे पास तो सल्फर कितना है 84.21%। तो 1 ग्राम अगर हम लोग लेके चलेंगे बेटा तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ रहा है आपका अप्रोक्स 5.33 के करीब आपका वैल्यू आ रहा है। मैंने कैलकुलेट करके रख लिया है ताकि टाइम कंज्यूम ना हो। सेम इसी तरीके से बेटा जी अगर मैं इस कंपाउंड को देखता हूं तो 27.27 अगर हमारा कार्बन है तो ऑक्सीजन कितना अटैच हो रहा है 72.73%। तो 1 अगर होगा बेटा जी तो हमारा क्या आ जाएगा 27.27 और डिवाइड करके जो रेशियो आ रहा है दैट इज 2.67 के करीब हमारा रेशियो आ रहा है। परसेंटेज आ रही है, कुछ भी कह सकते हैं, एक के लिए इतना और इसके लिए। तो अब हम क्या करते हैं, ये दोनों समझिएगा, ये मैंने क्या किया बेटा कार्बन को फिक्स मान लिया 1 कर लिया, तो ये कितना आ गया मेरे पास 5.33। यहां भी कार्बन को फिक्स कर लिया, ये कितना है 2.67। अब इन दोनों को उठा के यहां रखते हैं, ठीक है जी। और यहां 50-50 है तो रेशियो क्या हुई 1:1। तो क्या हुआ 2.67, ठीक है, सॉरी सल्फर के लिए है तो दैट इज 5.33:2.67। तो जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे बेटा जी अप्रोक्स ये आ जाएगा 1:2, जबकि आनी क्या चाहिए थी हमारी 1:1। तो या तो सेम हो या उसी का सिंपल मल्टीपल हो। तो ये जो वैल्यू है हमारी न्यूमेरिकल की, ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को जस्टिफाई करती है। तो क्वेश्चंस कुछ इस ढंग से आपको करने होंगे बेटा जी कि किसी एक का मास फिक्स करके दूसरे का निकाल लेना, 2 केसेस में ऐसा करना
और फिर तीसरे केस में उस रेशियो को, जो रेशियो उन्होंने दी है उसके साथ आपको एक तरीके से मैचअप करना है, या तो वो सेम होगा या फिर उसका सिंपल मल्टीपल होगा, तभी जाके लॉ ऑफ रेसिप्रोकल आपका जस्टिफाई होगा। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल आपसे इस टॉपिक में पूछे जा सकते हैं कि कुछ परसेंटेज देंगे और कहेंगे कि जस्टिफाई द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने आपको करवाए बेटा जी, और मैं ये चाह रहा हूं कि आप अपनी बुक, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करें ताकि ये लॉ आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे कोई और लॉ, कोई और टॉपिक। तब तक के लिए आप इसको बहुत अच्छे से एक बार गो थ्रू हो जाए।